हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर एक बार मुठभेड़ की बड़ी खबर आई है दोस्तों, जहां 2 आतंकवादी कर दिए गए हैं ढेर। शहीद पुलिस कर्मियों के हथियार अब भी लापता। बताएंगे कैसे फिर एक बार शुरू हुई मुठभेड़। साथ ही साथ पाकिस्तान में धरना स्थल के पास बड़ा ही आत्मघाती हमला। टॉप बलूच लीडर और कार्यकर्ता बाल बाल बचे। जी हाँ, पाकिस्तान की दुनिया के सामने इज्जत बचाने की सबसे बड़ी चुनौती चीन का भी है डर। तो वही काठमांडू हिंसा में नेपाल का सबसे बड़ा एक्शन। 77 साल के ज्ञानेंद्र को कर दिया गया हाउस अरेस्ट। जी हाँ, उनके समर्थकों पर भी पुलिस ने कसा शिकंजा। जी हाँ, अब ऐसे में नेपाल में सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों ये हुआ है कि ज्ञानेंद्र नहीं बल्कि प्रचंड ओली के इस खास शख्स ने भड़काया नेपाल में राजशाही आंदोलन। बताएंगे कौन है वो, साथ ही साथ बताएंगे म्यांमार के साथ खड़ी है दुनिया। भारत ने भेजा किट, कंबल और भोजन, लेकिन अमेरिका को लेकर क्यों हो गई चिंता। बताएंगे इसके पीछे सबसे बड़ा कारण। साथ ही साथ क्या तमिलनाडु में AIDMK के साथ आएगी बीजेपी। गठबंधन की चर्चाओं पर क्या कहा अमित शाह जी ने। साथ ही साथ दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में इन जगहों पर मांस बिक्री और बूचड़ खानों पर लगा प्रतिबंध। योगी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। दोस्तों एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारतीय सैनिकों पर हमला करने वाले इन आतंकवादियों को अब उन्हीं के लहजे में जवाब मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर मुठभेड़ की बड़ी खबर। 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और उनके हथियार बरामद किए। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन शहीद पुलिस कर्मियों के हथियारों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सीमा पार की साजिशों की निंदा करते हुए कहा कि सीमा पार से रची गई साजिशें हमारे बच्चों को मार रही है। उन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद छोड़ने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। PTI के अनुसार चौधरी ने कहा कि वे पिछले 30 सालों से हमारे बच्चों को मार रहे हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। उप मुख्यमंत्री ने आतंकवाद के खात्मे की उम्मीद जताते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि उन्हें सद्बुद्धि आएगी और प्रायोजित आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उन्हें समझना चाहिए कि आतंकवाद से जम्मू कश्मीर और भारत कमजोर नहीं होने जा रहा। जी हां, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शहीद पुलिस कर्मियों की कुर्बानी को सलाम करते हुए कहा कि इस संघर्ष ने हमारी एकता को और मजबूत ही किया है। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों में एक मुस्लिम और 3 हिंदू थे, लेकिन आतंकवादी हमारी भाईचारे की भावना को तोड़ नहीं सकते। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान में धरना स्थल के पास बड़ा ही आत्मघाती हमला। टॉप बलूच लीडर और कार्यकर्ता बाल बाल बचे। जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को एक शीर्ष बलूच राष्ट्रवादी नेता और उनकी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उस समय बाल बाल बच गए जब एक आत्मघाती हमलावर ने उनके धरना स्थल के पास विस्फोट से खुद को उड़ा लिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल यानी BNP-M के अध्यक्ष सरदार अख्तर मैंगल ने बताया है कि आत्मघाती हमले में धरने में शामिल 4 लोग घायल हो गए। मैंगल बलूच यकजहती समिति यानी BYC के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में वाद से क्वेटा तक निकाले जाने वाले एक लंबे मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। तो वहीं दोस्तों मुनीर सेना की नाकामी और BLA की बढ़ती ताकत के बीच पाकिस्तान की दुनिया के सामने इज्जत बचाने की है बहुत बड़ी चुनौती। और साथ ही साथ चाइना का भी बहुत बड़ा डर है पाकिस्तान को। दोस्तों फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और इसके बाद चला ऑपरेशन पाकिस्तान की खुफिया जानकारी में कमी और दूरदर्शिता में पिछड़ने को दिखाता है। दूसरे देशों में बंधक बचाव अभियान बहुत तेजी और सटीकता से किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। वहीं BLA ने योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से हमला किया। BLA की बड़े पैमाने पर हमले करने की क्षमता सीधे तौर पर पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक गैस का भंडार भी है। इस प्रांत की अरब सागर तक रणनीतिक पहुंच है। इसके बावजूद ये पाकिस्तान का सबसे कम विकसित क्षेत्र है। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान का विकास करने और यहाँ के लोगों को राजनीतिक या आर्थिक रूप से साथ लाने में नाकाम रही है। मानवाधिकारों के उल्लंघन और सैन्य दमन ने विद्रोह को बढ़ाया है और इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया के सबसे जटिल संघर्षों में से एक बना दिया है। दोस्तों पाकिस्तान बड़े सैन्य अभियानों के बावजूद अगर चीनी प्रोजेक्ट को सुरक्षा देने में नाकाम रहता है तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना इससे कदम पीछे खींच सकता है। चाइना के सामने सवाल यह है कि पाकिस्तान में उसका निवेश टिकाऊ है भी या नहीं। चाइना यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं। चीन पाकिस्तान से इतर अगर दूसरे रास्तों और क्षेत्रीय साझेदारियों पर विचार करता है तो इससे दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक जैसा समीकरण बदल जाएगा। पाकिस्तान के सामने बलूचिस्तान
पाकिस्तान के मुद्दे को संभालते हुए आगे बढ़ने की चुनौती है। ये न सिर्फ पाकिस्तान की अपनी एकता बल्कि दुनिया में अपनी इज्जत बचाने के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, अपने आप को सबसे बड़ा सैन्य देश बताने वाला पाकिस्तान BLA से हार चुका है और इसी वजह से उसकी पूरे दुनिया में किरकिरी हो गई है। दूसरी ओर दोस्तों, अगर चीनी प्रोजेक्ट को लेकर बात करें तो लगातार भारत कहता आया है कि हम इस चीन के प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं क्योंकि ये हमारे क्षेत्र से होकर गुजरता है और ऐसे में हम अपने क्षेत्र से होते हुए चाइना के इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी आज्ञा नहीं दे सकते। ऐसे में बलूचिस्तान ही वो लोग हैं जिन्होंने चाइना को नानी याद दिला दी है और कहीं ना कहीं आप इससे समझ सकते हैं कि ये भारत को ही एक सपोर्ट मिल रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर काठमांडू हिंसा में नेपाल का सबसे बड़ा एक्शन, 77 साल के ज्ञानेंद्र हाउस अरेस्ट, समर्थकों पर पुलिस का शिकंजा। दोस्तों, नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को काठमांडू हिंसा के बाद हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि सरकार उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक जारी है जबकि उनकी सुरक्षा हटा दी गई है। पुलिस ने ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों पर भी कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा राजशाही समर्थक स्वागत नेपाल, शेफर्ड लिम्बू और संतोष तमांग को भी हिंसा भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। प्रोफेसर रॉयलिस्ट आंदोलन के प्रमुख समन्वयक नवराज सुवेदी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है जबकि मुख्य कमांडर दुर्गा प्रसाई की तलाश जारी है। दोस्तों, नेपाल सरकार ने ऐलान किया है कि राजशाही और हिंदू राष्ट्र समर्थक किसी भी संभावित प्रदर्शन को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में काठमांडू हिंसा की निंदा की गई और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि उसके पास पहले से इनपुट था कि राजशाही समर्थक कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले हैं। नेपाल सरकार के मुताबिक शुक्रवार को हुई हिंसा में 2 लोगों की अब तक मौत हो गई, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल था। इसके अलावा 9 सरकारी वाहन, 6 निजी वाहन और 13 इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। कई रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों को भी प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया। काठमांडू में हुए इस प्रदर्शन में नेपाल में राजशाही की बहाली और देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही थी। मार्च 9 को जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पोखरा से काठमांडू लौटे तो राजशाही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया था। इसी के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। दूसरी ओर RPP ने इन गिरफ्तारियों को तानाशाही करार देते हुए सभी गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की है। अब ऐसे में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान संपत्ति के नुकसान पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। उन पर हर्जाने के रूप में 7,93,000 नेपाली रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं दोस्तों, ज्ञानेंद्र नहीं बल्कि प्रचंड ओली के इस खास शख्स ने नेपाल में भड़काया है राजशाही आंदोलन और उसका नाम है दुर्गा परसाई। हर कोई ये समझता है कि इस आंदोलन का असली चेहरा ज्ञानेंद्र शाह है, लेकिन असली चेहरा दोस्तों कोई और ही है। दुर्गा परसाई है वो चेहरा। ये नेपाल के एक दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता और मेडिकल एंटरप्रेन्योर हैं। वे 2023 से लगातार नेपाल में राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। उनका उद्देश्य देश में 2015 में लागू हुए संविधान को बदलकर फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। परसाई का नेपाल के बैंकिंग क्षेत्र में भी एक विवादित इतिहास रहा है। उन्होंने नेपाल के 8 प्रमुख बैंकों से कुल 5.57 अरब नेपाली रुपए का लोन लिया था, जिसे अभी तक चुकाया नहीं गया है। उनके खिलाफ लोन डिफॉल्ट के मामले भी दर्ज हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां जम्मू और कश्मीर की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से मिलेगी ये खास सुविधा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर ने यानी वहां की सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाएं 1 अप्रैल से सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस सुविधा के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, जो कि उनके लिए यात्रा टिकट का काम करेगा। परिवहन विभाग ने इस योजना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और 31 मार्च से पहले विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की योजना बनाई गई है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी जम्मू और श्रीनगर की बसों में यह सुविधा लागू की जाएगी। कंडक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वे POS मशीन में आधार कार्ड नंबर दर्ज कर सके तथा यात्रियों को टिकट जारी कर सके। वर्तमान में JKRTC के बेड़े में 488 बसें संचालित है, जो अंतर राज्य, अंतर जिला और स्थानीय परिवहन सेवाएं प्रदान करती हैं। JKRTC की बसों में प्रतिदिन लगभग 20,000 यात्री सफर करते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही, मरने वालों की संख्या पहुंची 1644। दोस्तों, 3000 से ज्यादा लोग घायल। बता दें, म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप ने महा तबाही मचा दिया। इसके चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1644 हो गई है। करीब 3408 लोग घायल हुए हैं और 139 अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी AFP ने शनिवार को देश के सैन्य शासन का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है। मृतकों की संख्या अभी तक भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि मलबा हटाने का काम जारी है। शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से ज्यादा दूर नहीं था। भूकंप के कारण कई इलाकों में इमारतें ढह गई और व्यापक क्षति हुई है। इसके बाद
कई झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप के कारण कई क्षेत्रों में इमारतें ढह गई, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, पुल ढह गए और एक बांध टूट गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए म्यांमार को भेजी बड़ी मदद। INS सतपुड़ा, INS सावित्री 40 टन सामान। बता दें, विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत नई दिल्ली ने पड़ोसी देश में 2 नौसैनिक जहाज भेजे हैं, जबकि इसी दिन बाद एक फील्ड अस्पताल को एयरलिफ्ट करके म्यांमार भेजा जाएगा। इसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने ब्रीफिंग में कहा है कि इस मानवीय सहायता अभियान के तहत 2 और भारतीय नौसैनिक जहाज वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा 118 सदस्यीय मेडिकल टीम भी रवाना की गई है। साथ ही आपको बता दें कि भारत द्वारा एक सैन्य परिवहन विमान से यांगून में 15 टन आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने के कुछ ही घंटों बाद एक अन्य सैन्य विमान बचाव कर्मियों के एक समूह को लेकर म्यांमार की राजधानी नेपिता में उतरा। अधिकारियों ने बताया कि भारत स्थानीय प्राधिकारों की मदद के लिए म्यांमार में बचाव कर्मियों को पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है। मोदी ने म्यांमार के सैन्य जनरल से फोन पर बातचीत के बाद एक्स पर लिखा कि विनाशकारी भूकंप में लोगों की मौत होने पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को लेकर वाकई में बड़ी चिंता की बात है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस मुश्किल समय में भूकंप प्रभावित देशों की मदद करेगा, मगर कुछ विशेषज्ञ इस प्रयास को लेकर चिंतित है क्योंकि उनके प्रशासन ने विदेशी सहायता में भारी कटौती की है। ऐसे में संकट मोचक बना है अपना भारत। तो आप लोग दोस्तों मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा कमेंट में। जिस भी किसी देश में संकट आती है दोस्तों, सबसे पहले अपना भारत ही है, चाहे वो दुश्मन देश ही क्यों ना हो। भारत हमेशा मदद करने को तैयार रहता है और यही भारत की पॉजिटिव एनर्जी उसको सशस्त्र और मजबूत बनाती है। दोस्तों आप लोग मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां जयशंकर जी के एक ही चोट से तिलमिलाया पाकिस्तान, देने लगा फर्जी ज्ञान। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बार फिर भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए कहा कि भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिमायत करने का कोई हक नहीं है। हालांकि सच्चाई ये है कि खुद पाकिस्तान में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जहां उनके जान माल, मंदिरों और धार्मिक आजादी पर लगातार हमले होते रहते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने लोकसभा में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर चर्चा की है, जिस पर पाकिस्तान की ओर से जवाब आया है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि उनके देश में राज्य संस्थाएं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उल्टा भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा, भेदभाव और हिंसा को व्यवस्थित तरीके से भड़काने की घटनाएं दर्ज है। गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की चिंताजनक स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि हम ऐसे पड़ोसी देश की मानसिकता नहीं बदल सकते जिसकी सोच धर्मांधता और कट्टरता वाली है, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी ऐसा नहीं कर सकी थी। जयशंकर जी ने लोकसभा में प्रश्नकाल में यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान में हिंदुओं समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों और उनके उत्पीड़न के अनेक मामले सामने आने के बावजूद वहां की सरकार अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती। यानी कि दोस्तों उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा कहावत बिल्कुल सेट बैठता नजर आ रहा है पाकिस्तान पर, जो उल्टा भारत को ही सुनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका सऊदी ने पाकिस्तानी सेना और शहबाज से कर दी 5 मांगे, पूरा नहीं किया तो डंडा तैयार। जी हाँ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अब पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर लगाम कसने की मुहिम में अमेरिका को सऊदी अरब का भी साथ मिला है। पाकिस्तान में जब बलूचों ने कहर बरपा रखा था, उस समय अचानक से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, पीएम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, ISI चीफ और विदेश सचिव अचानक से सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान अमेरिका और सऊदी अरब के अधिकारियों ने पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 5 मांगे की हैं। पाकिस्तानी नेतृत्व अगर इन मांगों को नहीं मानता है तो अमेरिका ने डंडा भी तैयार कर रखा है, जिसके लपेट में जनरल असीम मुनीर बुरी तरह फंस सकते हैं। दोस्तों अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भारत, ईरान, चीन, इजराइल और आतंकवाद निरोधक अभियान को लेकर 5 मांगे रखी हैं। अमेरिका चाहता है कि गाजा में शांति हो और यूएई के बाद अब सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता दे। इसके लिए अमेरिका अब्राहम अकॉर्ड 2 बनाने में लगा हुआ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दशकों से सैन्य संबंध रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे। असल में पाकिस्तानी सैन्य ताकत काफी ज्यादा है और अमेरिका चाहता है कि गाजा में अगर कोई शांति रक्षक सेना तैनात होती है तो वहाँ पाकिस्तानी सेना तैनात हो। सऊदी अरब अगर इजराइल के साथ कोई मान्यता से जुड़ी डील करता है या आंशिक मान्यता देता है तो पाकिस्तानी सेना गाजा में जंग बंद करने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो वहीं अमेरिका ने पाकिस्तानी नेतृत्व को यह भी धमकी दे दिया कि अगर पाकिस्तान इन 5 मांगों को नहीं मानता है तो वह सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के खिलाफ बैन लगा देगा। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट वॉशिंगटन में पेश किया गया है और इसमें इमरान खान को रिहा करने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर यात्रा बैन लगा दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। साथ ही साथ अमेरिका ने पाकिस्तान से क्लियर
क्लियर कहा है कि कश्मीर में चल रहे आतंकवाद को तत्काल बंद करो, भारत के साथ रिश्ते सामान्य करो और कश्मीर के मुद्दे को सुलझाओ। तो ये 5 बड़े मांग है दोस्तों। अगर पाकिस्तान ने नहीं माना तो अमेरिका का डंडा तैयार है। साथ ही साथ बता दें, चाइना को उसी के घर में घेरने की बड़ी तैयारी। फिलीपींस, जापान, अमेरिका ने बनाया बड़ा प्लान, दिखा रहे अपनी ताकत दोस्तों। फिलीपींस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर एक संयुक्त समुद्री सेना अभ्यास का आयोजन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अभ्यास शुक्रवार को क्षेत्र में बढ़ते खतरों और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच आयोजित किया गया। बहुपक्षीय समुद्री सहकारी गतिविधि यानी MCA का आयोजन इस तरह से किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हो और सभी देशों की सुरक्षा, नौवहन अधिकारों, स्वतंत्रता का उचित सम्मान करता हो। अमेरिकी नौसेना ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता से संबंधित समुद्र के अन्य अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैध उपयोग के अधिकार का समर्थन करता है। साथ ही साथ बता दे, घरों में घुसकर अफगानियों को पकड़ेगी पाकिस्तान की सरकार। मंत्री ने कहा वापस भेजने की पूरी तैयारी। जी हाँ, 31 मार्च तक छोड़ना होगा देश, दे दिया अल्टीमेटम, नहीं तो भुगतना होगा दंड। दरअसल पाकिस्तान की शरीफ सरकार ने अपने देश में बसे अफगानियों को निकालने या फिर उन्हें हिरासत में लेने के लिए तैयारी कर ली है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि इसके लिए अवैध रूप से रहने वाले अफगानियों को पकड़ने के लिए प्रशासन अब धरपकड़ अभियान चलाएगा। दरअसल शरीफ सरकार ने जनवरी में ही पाकिस्तान में बसे अफगान नागरिकों को वापस अफगानिस्तान जाने के लिए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। अब जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख पास आ रही है वैसे ही पाकिस्तानी सरकार की तैयारियां भी पूरी हो गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक 31 मार्च के बाद अफगान नागरिकों को हिरासत में लेकर निष्कासित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। शुक्रवार को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की अध्यक्षता में की गई बैठक में इस पूरे मामले को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया है कि ACC धारकों को वापस अफगानिस्तान भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दरअसल अब पाकिस्तान सरकार के अल्टीमेटम के बाद तमाम मानवाधिकार निकायों ने समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने ऐसा किसी भी अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ बता दें, चीन को अहम दोस्त मान रहा है बांग्लादेश। जिनपिंग से मुलाकात के बाद क्या बोला मोहम्मद यूनुस, बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को कहा है कि उनके देश के लिए चाइना को एक अच्छे मित्र के रूप में देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उन्हें उम्मीद है कि ढाका और बीजिंग के बीच संबंध एक नए चरण में प्रवेश करेंगे। यूनुस ने अपने 4 दिवसीय चीन यात्रा के समापन पर कल ये बात कही। इस यात्रा के दौरान यूनुस की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से भी हुई। यूनुस ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंध बहुत प्रोफाउंड हुए हैं, प्रगाढ़ हुए हैं, हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं और चीन के साथ हमारे सहयोग से हमें लाभ मिलता है। यूनुस के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा गया है कि चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी और विदेश मंत्रालय के सहायक मंत्री होंग लेई ने शनिवार को बीजिंग कैपिटल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूनुस को उनकी ऐतिहासिक 4 दिवसीय चीन यात्रा के समापन के बाद विदा किया। चीन यात्रा के बाद यूनुस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाने वाले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इच्छा जताई है, लेकिन भारत ने अभी तक दोनों नेताओं की मुलाकात की पुष्टि नहीं की है। जिनपिंग और यूनुस के बीच वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन एवं पुनरुद्धार परियोजना यानी TRCMRP में भाग लेने के लिए चीनी कंपनियों का स्वागत करता है। बांग्लादेश की पिछली शेख हसीना सरकार चाहती थी कि भारत तीस्ता नदी घाटी परियोजना में भागीदार बने, पार्टिसिपेट करे, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने उन सभी प्लानिंग पर पानी फेर दिया दोस्तों और भारत के मुकाबले चीन को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि भारत किस प्रकार से एक्शन लेता है मोहम्मद यूनुस पर। लेकिन एक चीज तो तय है, ऐसे भारत विरोधी फैसले के बाद मोहम्मद यूनुस से PM नरेंद्र मोदी तो मुलाकात नहीं करने वाले। बाकी आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, क्या तमिलनाडु में AIDMK के साथ आएगी बीजेपी? गठबंधन की चर्चाओं को लेकर क्या कहा अमित शाह जी ने, बता दें, तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भाजपा और AIDMK ने तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन करने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। डेक्कन हेराल्ड की खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार 25 मार्च को AIADMK के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद चुनावी गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पलानी स्वामी ने अमित शाह जी से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गठबंधन पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल पार्टी के नेता फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं अमित शाह जी ने इस बाबत कहा है कि जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, AIADMK में हमारे नेता बातचीत कर रहे हैं, जब कोई निर्णय आ जाएगा तो हम उसे सार्वजनिक कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में DMK शासन का पतन होगा और सत्ता में एक नई NDA सरकार आएगी। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं दोस्तों कि अमित शाह जी के कहने का क्या मतलब था। अगर आप समझ गए तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, उत्तर प्रदेश में अब इन जगहों पर मांस बिक्री और बूचड़ खानों पर लगा प्रतिबंध योगी सरकार का सबसे बड़ा
फैसला दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। शनिवार को एक बयान में ये जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। बयान में बताया गया है कि इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां का गठन किया गया है। बयान के मुताबिक इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, योगी जी के इस फैसले का क्या आप समर्थन करते हैं, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ योगी जी को खून से पत्र लिखकर मुस्लिम दुकानदारों को नवरात्रि में दूर रखने की कर दी मांग और कह दिया प्रसाद में थूक सकते हैं ये लोग। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखकर नवरात्रि से मुस्लिमों को दूर रहने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने मांस की बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि कोई भी हिंदू नहीं चाहता कि ये हमारे पवित्र त्योहार में शामिल हो। ये लव जिहाद को बढ़ाते हैं, प्रसाद में थूक सकते हैं। हिंदू हृदय सम्राट योगी जी से निवेदन है कि 9 दिन तक माता रानी के पर्व में मुस्लिमों को दूर रखा जाए। ऐसा दोस्तों योगी जी को पत्र लिखकर इन्होंने मांग की है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? साथ ही साथ बता दें, सुनो योगी मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर ओवैसी ने यूपी के सीएम को दे दिया चैलेंज। दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर जवाब दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि उन्होंने 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवारों के सुरक्षित होने की संभावना पर सवाल उठाया। इस पर ओवैसी ने कहा, मैं उनसे यानी योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि फिर आपने मेरी गाड़ी पर गोली क्यों चलवाई। साथ में ओवैसी ने RSS से भारत को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को अगर किसी से खतरा है तो वो है RSS। उसकी आइडियोलॉजी योगी और मोदी से है। इस पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ ये थी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा लिखकर कमेंट में। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।